हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस बीच प्रदेश में मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ ली है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे अहम विभाग संभाल रहे अनिल विज से कुछ विभागों की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। वहीं अनूप धानक के मंत्रालयों में भी बदलाव की चर्चा है। अनूप धानक को एक विभाग स्वतंत्र प्रभार के साथ मिल सकता है। वहीं बीते रोज ही मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल हुए कमल गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं दूसरे नए मंत्री देवेंद्र बबली को पंचायत या खाद्य आपूर्ति विभाग में से कोई एक विभाग दिया जा सकता है। दो साल के बाद हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिसमें दो नए मंत्रियों को शामिल किया गया। एक बीजेपी के कोटे से है और दूसरा जेजेपी के कोटे से है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई, जबकि जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने हिंदी में मंत्री पद की शपथ ली। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का अभिवादन किया। मनोहर सरकार का ये तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के कई दिग्गज नेता पहुंचे, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, राज्य मंत्री संदीप सिंह भी शामिल हैं। आपको बताएं, कमल गुप्ता हिसार शहर से बीजेपी विधायक हैं। उन्हें वैश्य समाज का बड़ा नेता माना जाता है। उनका आरएसएस बैकग्राउंड रहा है और सीएम खट्टर के भी करीबी माने जाते हैं। टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली जाट समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तत्कालीन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला को विधानसभा चुनाव में उन्होंने हराया था। उधर सिरसा के विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा का आज जन्मदिवस है। गोपाल कांडा के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर सिरसा में जीन माता का पाठ रखा गया। इस आयोजन में ज्योत गोपाल कांडा ने जलाई। इस मौके पर विधायक गोपाल कांडा का पूरा परिवार भी मौजूद रहा। पूरा परिवार जीन माता के पाठ में शामिल हुआ। इस अवसर पर जागरण का आयोजन भी किया गया। सभी ने जागरण और पाठ का भरपूर आनंद लिया। उधर चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल में पानीपत के विधायक प्रमोद विज की खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी राख हो गई। आग लगने से पहले का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें एक युवक गाड़ी का शीशा तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर बाडड़ा हल्के के चंदेनी गांव में कबड्डी और जूडो कराटे में गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ युवा बच्चों को खेल में भी हिस्सा लेना चाहिए, ताकि वो देश के लिए एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। सतपाल सांगवान ने गांव की लड़कियों द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलों से देश प्रेम की भावना पैदा होती है, जो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। सतपाल सांगवान ने कहा कि सरकार को भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव में खेल नर्सरी का निर्माण करके अच्छे प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए। देश और प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इधर सोनीपत में नाइट कर्फ्यू के आदेशों का सख्ती से पालन के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह पुलिस नाकाबंदी और गश्त कर लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है।
उधर देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में बीते रोज कोरोना के 126 मरीजों की पहचान हुई। इन नए मामलों में सबसे ज्यादा 76 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले। वहीं इसके अलावा फरीदाबाद में 22, अंबाला में 12 नए मामले सामने आए। वहीं पंचकुला में 6, करनाल में 4 और पानीपत में 2 नए मामले सामने आए। कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत और यमुनानगर में कोरोना का एक एक केस मिला है। वहीं प्रदेश में बीते रोज कोरोना के एक मरीज की भी मौत हुई है, जिसके बाद इस महामारी से कुल 10,063 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि 12 जिले ऐसे भी हैं जहां कोरोना का कोई नया केस देखने को नहीं मिला। वहीं बीते रोज 34 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं। इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,44,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ओमिक्रॉन को लेकर अब सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। रोहतक के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो अब किसी भी सार्वजनिक वाहन, मॉल, रेस्टोरेंट समेत सरकारी ऑफिस में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर यमुनानगर जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। जिले में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि नीदरलैंड से एक दंपत्ति लौटा था। उनका 7 दिन के क्वारंटीन के बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया था। इस दौरान दोनों दंपत्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि दंपत्ति के संपर्क में आई युवक की बहन भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली है। कोरोना के कहर को देखते हुए डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। सभी से अपील है कि कोविड नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। वहीं 15 से 18 तक के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश ने निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। निर्देश के तहत प्रदेश में 2007 से पहले जो जन्मे हैं बच्चे, उनको 3 जनवरी को कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। वहीं डोज लगवाने के लिए सेशन साइट के अतिरिक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही 10 जनवरी से 60 वर्ष से ऊपर के लोगों और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। एमजीडी पहुंचे गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग ने जाम को लेकर दिल्ली कॉर्पोरेशन को चेताया है। उन्होंने कहा है कि जितनी दिल्ली से आने के लिए सड़क पर लेन है, उतनी ही दिल्ली की तरफ गुरुग्राम से जाने के लिए होनी चाहिए। डीसी ने कहा, एमजीडी टोल की वजह से जाम लगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान डीसी ने गुरुग्राम दिल्ली सिरहोल टोल का निरीक्षण भी किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शादी के सीजन को देखते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश जारी किया है कि शादी समारोह में कितने लोग शामिल होंगे। समारोह के हॉल या ओपन स्पेस के आधार पर तय किया जाएगा। यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, हिसार जिलों में लागू किया गया है। वहीं अन्य जिलों में बंद कमरे या हॉल में 100 लोगों और खुली जगह में 200 लोगों के इकट्ठे होने की परमिशन मिली है। वहीं यमुनानगर जेल प्रशासन कैदियों को भी आजीविका कमाने और आय के साधन से जुड़ने का अवसर दे रहा है। प्रशासन की ओर से जेल में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और केयर सेंटर की शुरुआत की गई, जहां जेल में बंद कैदी 9 प्रकार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिसे प्रदेश के अलग अलग जेलों में बेचा जाएगा। साथ ही जेल के बाहर भी इन उत्पादों की बिक्री की जाएगी। कैदियों की स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहा जेल प्रशासन अपने इन प्रयासों के जरिए कैदियों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। उधर यमुनानगर में पुलिस नशा मुक्ति मुहिम चला रही है। इस मुहिम के द्वारा पुलिस नशे की दलदल में फंसे युवाओं को बाहर निकालने का काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन में 23 दिन से चल रहे आवासीय कैंप के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कैंप में 15 लोगों ने इच्छा शक्ति और कैंप में मिले माहौल और सकारात्मक ऊर्जा से नशे को छोड़ने का फैसला लिया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से नशा मुक्ति अभियान के दौरान सहयोग की अपील की है। वहीं बाडड़ा उपमंडल के सभी सरकारी निगम और विश्वविद्यालय के
सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कर्मचारी संघ के आह्वान पर कस्बे की अनाज मंडी में बैठक की। इस बैठक में सेवानिवृत्त कर्मियों ने लंबित मांग को पूरा करने की मांग करते हुए तहसीलदार बंसीलाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में मौजूदा कर्मचारियों को हमसे अधिक वेतन, पेंशन और सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन हरियाणा के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उधर हरियाणा के यमुनानगर के जोगाधरी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास के नजदीक पूरे प्रदेश के गेस्ट टीचरों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं टीचरों का कहना है कि जब तक उनकी बेसिक वेतन और सर्विस रूल की मुख्य मांग को लिखित में माना नहीं जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं इस दौरान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव का कहना है कि पूरे प्रदेश के 14,000 से अधिक गेस्ट टीचर पिछले 16 साल से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार इनकी नौकरी का भविष्य सुनिश्चित करे, तभी सभी शिक्षक सुनिश्चित होकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सेकेंडरी शिक्षा निदेशक जे गणेशन से उनके 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की बातचीत है, जिसमें गेस्ट टीचरों के सर्विस रूल का ड्राफ्ट दिखाया जाएगा। उसमें कोई कमी हुई तो लिखकर दी जाएगी। उन्होंने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल से भी मंडल की बातचीत होनी है। इन मांग को लेकर लिखित में कार्रवाई के बाद ही गेस्ट टीचर धरना प्रदर्शन और पड़ाव उठाएंगे। उधर फरीदाबाद के पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी नौकरियों की मांग को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 10 माह से उनका वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा पहले वो पंचायत में काम करते थे, उनका वेतन आता था, लेकिन अब सारा रिकॉर्ड नगर निगम में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उनको अभी तक भी नौकरी पर नहीं रखा गया, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि उनका धरना तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी नौकरियां उनको मिल नहीं जाती। आपको बताएं कि फरीदाबाद के 24 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया था, जहां पर पंचायत समाप्त हो गई है और सारा रिकॉर्ड नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये सभी कर्मचारी पंचायत के अधीन काम करते थे और पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अब पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने के बाद उनका वेतन आना बंद हो गया है। उधर कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा कैथल रोड स्थित एक गोदाम में कृषि विभाग और पुलिस ने मंगलवार सुबह गोदाम पर छापा मारकर यूरिया के लगभग 300 बैग बरामद किए। कृषि विभाग के एसडीओ मनीष वत्स ने बताया कि किसान यूनियन ने शिकायत की थी कि महावीर ट्रेडिंग के मालिक ने कैथल रोड स्थित एक गोदाम में यूरिया के बैग अवैध रूप से छुपाकर रखे हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हमने पुलिस की सहायता से गोदाम पर छापा मारा तो यहां पर लगभग 300 बैग यूरिया के मिले हैं। हमने मालिक से इस बारे में पूछताछ की है और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। अगर महावीर ट्रेडिंग ने यूरिया के बैग कालाबाजारी की नीयत से रखे हैं तो इस फर्म के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को कहना है कि पूरे प्रदर्शन में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा में धरना लगाकर ज्ञापन सौंपा गया है। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, पंजाब के पैटर्न पर पेंशन बढ़ोतरी हो, कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। जब तक कैशलेस मेडिकल सुविधा नहीं मिलती तब तक 3,000 रुपये प्रति माह मेडिकल भत्ता दिया जाए। अगर शीघ्र यह मांगे पूरी नहीं होती तो राज्य कमेटी से बातचीत कर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाए।
उधर झज्जर में 8 दिसंबर से लगातार आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांग को लेकर पूरे हरियाणा में धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज वर्करों को कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल का समर्थन मिला है। वर्करों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, आगे भी उठाते रहेंगे। बर्खास्त पीटीआई संघ की ओर से रोहतक जिले में प्रदेश स्तरीय बैठक की गई, जहां पर आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक 2 जनवरी को बर्खास्त पीटीआई संघ अपनी बहाली को लेकर आंदोलन को तेज करेगा। दूसरी ओर 2 तारीख को कितलाना टोल पर होने वाली खाप महापंचायत में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी शिरकत करेंगे। वहीं 2 तारीख के बाद 9 तारीख को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव करेंगे और 9 तारीख के बाद 23 तारीख को सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया है। वहीं सोहना के भौंसी गांव के पास एक प्राचीन मंदिर की करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ने लगी है, जिसे बेचने के लिए भूमाफिया जमीन की रजिस्ट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही इलाके के ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे और रोष जाहिर किया। रतिया में बहुचर्चित जमीन घोटाले के मामले में विजिलेंस की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार करते हुए उसे 3 दिन की रिमांड पर लिया है। इस केस में स्टेट विजिलेंस की टीम ने रतिया एसडीएम भारत भूषण कौशिक समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं बर्खास्त पीटीआई संघ की ओर से रोहतक जिले में प्रदेश स्तरीय बैठक की गई, जहां पर आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया। 2 जनवरी को बर्खास्त पीटीआई संघ अपनी बहाली को लेकर आंदोलन को तेज करेगा। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन का अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बताया कि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि तब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। हरियाणा के रोहतक में गर्भपात कराने के बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ है। यहां एक दाई धड़ल्ले से अवैध क्लिनिक चला रही थी। क्लिनिक पर गर्भपात के लिए आने वाली महिलाओं से पैसे लेकर अपनी पहचान की एक रिटायर्ड सर्जन महिला डॉक्टर के पास भेज देती थी और सिविल सर्जन के निर्देशन में पीएनडीटी टीम ने फर्जी ग्राहक के जरिए दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया है। वहीं छापेमारी कार्रवाई में टीम ने डॉक्टर के घर से प्रतिबंधित दवाइयां और अन्य सामान भी बरामद किया है। कई दिनों से टीम इस गिरोह का पीछा कर रही थी और आखिरकार छापेमारी कर इन्हें पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि गर्भपात करवाने वाली डॉक्टर सिविल अस्पताल से रिटायर्ड है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। उधर रोहतक के टिटोली गांव से हैवी व्हीकल गुजरने से नाराज महिला ग्रामीणों ने मंगलवार को जाम लगाया। ग्रामीणों ने आरोप ये लगाया कि भारी वाहनों को गुजरने से घरों में दरार आ गई है और इतना ही नहीं, कई पशुओं की भी मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने जाम लगाया है।
वहीं ग्रामीण महिलाओं ने ट्रक के सामने कुर्सी लगा बैठ गई। समाधान न होने तक न हटने की बात कही गई। गौरतलब है कि रोहतक जींद पर नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, जिससे कि टिटोली गांव से मिट्टी उठाई जा रही है और भारी वाहन गांव के बीचों बीच गुजर रही है, जिसे नाराज होकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। रोहतक की चिनोट कॉलोनी में एक महिला बच्चे के साथ गली में टहलने निकली थी। इस दौरान एक स्कूटी सवार युवक चैन को झपटकर फरार हो गया। वहीं चैन स्नैचिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उधर पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र में एक मां ने अपनी ही 3 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। आपको बताएं, पुलिस ने मृतक बच्ची के पिता की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उधर फरीदाबाद से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बीती रात पुलिस कमिश्नर कार्यालय से महज 200 मीटर दूर 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महज 2 घंटे में आरोपी को काबू कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची ट्यूशन जा रही थी। इस दौरान एक लड़का उसे बातों में उलझाकर एक खंडर नुमा मकान में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। फरीदाबाद के गांव पोखरपाली में हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल विवाद में भाई ने अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पानीगत के ट्यूबवेल लगाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में भाई ने अपने चचेरे भाई की गर्दन पर लगातार धारदार हथियार से वार कर उसे मार डाला। उधर फरीदाबाद में पानी की निकासी को लेकर कहासुनी पर पड़ोसियों ने पंकज नामक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हमला करने के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। इधर महम में गिरावड़ गांव में एक 19 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।